हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम यू टू दिस क्लास ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, बच्चे जो है साइंस को लेके बड़े एप्रीहेंसिव होते हैं, उनको डर लगता है कि समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये कोर्स है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मेरी गारंटी है कि ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी परफेक्टली सॉल्व्ड स्टूडेंट्स। और इस कोर्स को पढ़ाते टाइम तीन चीजों का हम बहुत ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। कौन सी तीन चीजें हैं वो? अंडरस्टैंडिंग, फन एंड मार्क्स इन एग्जाम। देखो स्टूडेंट्स, हर चीज आपको ऐसे पढ़ाई जाएगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। हर चीज अच्छे से समझ में आएगी, मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, फन। देखो स्टूडेंट्स, साइंस पढ़ना कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता, कभी भी एक हेडेक नहीं हो सकता कि साइंस पढ़ना है हमें। साइंस तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हमें ये बताता है कि दुनिया में जो भी चीजें हो रही है वो कैसे हो रही है। स्टूडेंट्स, ये कोर्स करते टाइम आपको बहुत मजा आने वाला है। यू विल एंजॉय दिस कोर्स। इनफैक्ट आप बोलोगे हमें और पढ़ना है और पढ़ना है। इनफैक्ट ये कोर्स जो बच्चे लेते हैं उनके साथ हमने ऐसा होता हुआ देखा है स्टूडेंट्स। सो बी रेडी फॉर थ्रिलिंग राइड स्टूडेंट्स, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, ये सब तो ठीक है लेकिन एग्जाम में मार्क्स भी आने चाहिए, राइट स्टूडेंट्स? तो ऐसा होगा, आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि एग्जाम में आपको मैक्सिमम मार्क्स आ सके। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आई गारंटी यू कि इफ यू डू दिस कोर्स परफेक्टली यू विल बी एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। आप क्लास में टॉप कर पाओगे स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे ये कोर्स लेते हैं, उनके साथ ऐसा होता है स्टूडेंट्स। तो चलो स्टूडेंट्स, विद फुल एनर्जी लेट अस स्टार्ट दिस कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसा स्टूडेंट्स आपको पता है कि साइंस जो है उसको हम तीन ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री, तो स्टूडेंट आपको समझ में तो आ ही रहा होगा स्टूडेंट्स चैप्टर के नाम से ही कि आज तो हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स। इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको कैसे बताऊं? आप अगर सोचो कि अगर कोई सोल्जर है और उसको बैटल फील्ड में लड़ाई करनी है स्टूडेंट्स, तो गन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिना गन के वो लड़ाई नहीं कर सकता। वही इंपॉर्टेंस है आपके लिए केमिकल रिएक्शंस चैप्टर का, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो। बिना इस चैप्टर के तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं जा सकती स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, आप डरे नहीं, ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चैप्टर पे अच्छे से फोकस करें। बट डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चैप्टर आसान है और मैं आपको बड़े आसानी से समझा भी दूंगा स्टूडेंट्स, राइट? तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड आयंस। अब स्टूडेंट्स देखो, ये सारे आपको जाने पहचाने से नाम लग रहे होंगे स्टूडेंट्स। क्यों ऐसा? क्योंकि लोअर क्लासेस में आप इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। और देखो, पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है तो ये सब की आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बट ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स की प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको याद ना हो। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इन सारी चीजों का एक रिकैप देने वाला हूं ताकि ये सब आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश हो और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। बट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद है तो आप इनिशियल पोर्शन जो मेरे लेक्चर्स का है वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो ताकि आप बोर ना हो। और अगर आपको याद नहीं है तो आप बिल्कुल फॉलो करो ताकि ये सब आपको रिकॉल हो जाए और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एटम्स की। तो एटम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो आपको पता है स्टूडेंट्स की दुनिया में हर चीज जो है वो एटम्स की बनी होती है। जैसे ये मार्कर ही ले लो स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा सा जो मार्कर आपको दिख रहा है बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स। और उन पार्टिकल्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एटम्स बोलते हैं उनको। आप कोई भी चीज ले लो, आप कोई रॉक ले लो, कोई चेयर ले लो, अब वाटर, कोई गैस, किसी भी चीज को अगर आप देखोगे दुनिया में स्टूडेंट्स तो वो सब बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से बने होते हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये छोटे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हो। जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि ये कितने छोटे होते हैं, तो आप एक ग्रेन ऑफ सैंड इमेजिन करो, कितना छोटा होता है स्टूडेंट। वो भी बहुत सारे एटम से बना होता है। अब कितने एटम से बना होता है स्टूडेंट्स? एक ग्रेन ऑफ सैंड में लगभग 5 into 10 to power 19 एटम्स होते हैं। 5 into 10 to power 19 एटम्स अप्रोक्सीमेटली। सोचो कितना बड़ा नंबर है ये। एक छोटा सा ग्रेन ऑफ सैंड भी इतने एटम्स से बना हुआ है, उसमें इतने एटम्स होंगे तो आप सोच सकते हो कि एटम जो है वो कितना ज्यादा छोटा होता होगा स्टूडेंट्स। इट्स वेरी अमेजिंग। सोच के आप देखो कि पहाड़ होते इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स, वो भी छोटे छोटे एटम से बने होते हैं। एक ग्रेन ऑफ सैंड में अगर इतने एटम्स हैं तो इस पहाड़ में कितने एटम्स होंगे स्टूडेंट्स, राइट? ये बॉटल भी अगर मैं लूं स्टूडेंट्स तो छोटे छोटे एटम से बनी हुई है और वो एटम्स का साइज बहुत छोटा होता है स्टूडेंट्स, राइट? अब देखो क्या होता है कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सब एटम से बने हुए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनको दो कैटेगरीज में या दो बकेट्स में डिवाइड करके सोचा जा सकता है। कौन सी दो कैटेगरीज हैं? तो कोई भी सब्सटेंस जो है स्टूडेंट्स, या तो वो एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएगा या फिर वो कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा।
अब क्या डिफरेंस होता है दोनों में स्टूडेंट्स? तो बने तो सब एटम से ही होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम्स और कंपाउंड जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें सारे एटम्स एक ही टाइप के होते हैं, कंपाउंड्स में अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा डाउट आ रहा हो यहां पे स्टूडेंट्स, बट डरने की बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखें, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स पे। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसको समझने के लिए, एलिमेंट्स के एग्जांपल। तो आप देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखें ये आयरन है स्टूडेंट्स, ये आयरन की नेल्स हैं। यहां पे अल्युमिनियम का एग्जांपल लिया है स्टूडेंट्स, ये अल्युमिनियम फॉयल है जो किचन में यूज किया जाता है। दिस इज कॉपर स्टूडेंट्स, कॉपर के वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं स्टूडेंट्स। ये एक दूसरा एलिमेंट है स्टूडेंट्स के और आपने कम सुना होगा, दिस इज सल्फर। ये एक और एलिमेंट है स्टूडेंट्स, जनरली ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका नाम है ब्रोमीन। ये एक और एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ये जनरली गैसियस फॉर्म में होता है, इसका नाम है क्लोरीन। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आयरन जो है वो एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो आयरन की नेल है वो बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बनी है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन वो सारे एटम्स जो है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। अगर आप कोई भी दो एटम निकाल लोगे बाहर तो वो एक जैसे ही दिखेंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे स्टूडेंट्स। हालांकि आप ऐसे एटम निकाल नहीं सकते, जस्ट अ हाइपोथेटिकल थिंग, राइट। वैसे ही अगर आप अल्युमिनियम को देखोगे तो उसके अंदर ही बहुत सारे एटम्स हैं स्टूडेंट्स, और वो सारे एटम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे सब एक दूसरे के। वैसे ये कॉपर जो है, अगर मैं इसको एलिमेंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सब एक दूसरे के सेम है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात? हाँ, यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि कॉपर के अंदर सारे एटम्स एक जैसे हैं, आयरन के अंदर सारे एटम्स एक जैसे हैं, लेकिन आयरन का जो एटम है वो कॉपर के एटम से अलग है। अल्युमिनियम का जो एटम है वो आयरन या कॉपर के एटम से अलग है, लेकिन इसके सारे एटम्स अपने में एक जैसे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वैसे स्टूडेंट्स अगर हम ब्रोमीन की बात करेंगे तो वो भी बहुत सारे एटम से बना हुआ है स्टूडेंट्स, और वो सारे एटम्स एक दूसरे से आइडेंटिकल है। वैसे कि हम क्लोरीन जो कि गैस है यहां पे, उसकी बात करेंगे तो उसमें भी वही सिनेरियो है स्टूडेंट्स। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय एलिमेंट्स, कि उसके अंदर के सारे एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल सेम होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अब इस टेबल को आप देखें स्टूडेंट्स, ऐसे टेबल आपने पहले भी देखे होंगे, इसमें आप देखो बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम है और उनके सिंबल्स भी है। आपको ये सारे सिंबल्स याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में थोड़ी दुख की बात ये होती है कि बहुत सारी चीजें हमें याद करनी पड़ती है, बट आई एम श्योर कि लोअर क्लासेस से आपको बहुत सारे सिंबल्स याद होंगे। नहीं याद है स्टूडेंट्स तो आप याद करें, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। जैसे आप देखो अल्युमिनियम की बात हमने की, अल्युमिनियम का सिंबल होता है स्टूडेंट्स की, आप देखो यहाँ पे Al, ठीक है। हमने आयरन की बात की, आयरन का सिंबल क्या है स्टूडेंट्स? Fe। हमने कॉपर की बात की, कॉपर का सिंबल क्या है स्टूडेंट्स? Cu। कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट होता है, उसका सिंबल क्या है स्टूडेंट्स? C। हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, उसका सिंबल है H। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो आपको पता है हवा में पाया जाता है स्टूडेंट्स, उसका सिंबल है O। नाइट्रोजन वो भी एक एलिमेंट है जो हवा में पाया जाता है, उसका सिंबल क्या है? N। तो ऐसे सारे सिंबल्स आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर स्टूडेंट्स कहीं पे लिखा है Al, इसका मतलब अल्युमिनियम की बात हो रही है, और वो जो Al है स्टूडेंट्स वो अल्युमिनियम के एक एटम को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक एटम को डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स। कहीं पे लिखा हुआ है Fe, तो वो आयरन को डिनोट कर रहा है, लेकिन आयरन के एक एटम को डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स। तो कोई भी ऐसे सिंबल लिखा हुआ है जैसे कि O, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के एक एटम की बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी बात हम देखेंगे, दैट इज मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल का क्या फंडा है स्टूडेंट्स? तो मॉलिक्यूल को समझने के लिए जैसे ब्रोमीन का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि ब्रोमीन बहुत सारे एटम से बना हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रोमीन में क्या होता है कि ब्रोमीन के दो एटम्स जो हैं वो सॉर्ट ऑफ आपस में कंबाइन होके, फ्यूज होके एक ग्रुप बना लेते हैं स्टूडेंट्स, और वो दोनों साथ साथ ही रहते हैं, वो आपस में आप सपोज करो जुड़ से गए। तो ब्रोमीन में जो एटम्स हैं स्टूडेंट्स वो अलग अलग नहीं होते, दो दो के ग्रुप्स में रहते हैं। कैसे रहते हैं? दो दो के ग्रुप्स में रहते हैं। वैसे हम क्लोरीन की बात करें स्टूडेंट्स तो उसमें भी जो एटम्स हैं वो दो दो के ग्रुप्स में रहते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि हर एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है, जैसे आयरन है स्टूडेंट्स उसमें हर एटम अलग अलग ही रहता है, अल्युमिनियम है उसमें हर एटम अलग अलग ही रहता है, इन दोनों में भी हर एटम अलग अलग ही रहता है। लेकिन ये दोनों में ऐसा नहीं है, दो दो के ग्रुप्स होते हैं, कभी कभी तीन तीन के ग्रुप्स भी हो सकते हैं कुछ अलग एलिमेंट्स में, जो हम बाद में कभी देखेंगे स्टूडेंट्स। तो यही है मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स। जब एटम्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप बना लेते हैं और साथ में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सिंपल भाषा में बोले तो मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम्स। और हर एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल बनाएगा ये जरूरी नहीं है।
जैसे आप देखो आयरन में मॉलिक्यूल नहीं बना, उसमें सारे एटम्स अलग अलग है, अल्युमिनियम में भी मॉलिक्यूल नहीं बना, सारे एटम्स अलग अलग है, लेकिन ब्रोमीन में दो दो एटम के मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन में भी दो दो एटम के मॉलिक्यूल्स है। स्टूडेंट्स समझ में आ रही है बात? वेरी इंपॉर्टेंट, हर एलिमेंट मॉलिक्यूल बनाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जैसे कि ये दोनों मॉलिक्यूल बनाते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे स्टूडेंट्स हम ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, तो ब्रोमीन का सिंबल आप देखो क्या है, Br। तो जब मैं Br लिख रहा हूं तो मैं इसका मतलब यह है कि मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, मैं ब्रोमीन के एक एटम की बात कर रहा हूं अगर Br लिखा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मुझे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल की बात करनी है तो मैं उसको ऐसे लिखता हूं Br2। इसका मतलब है कि मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं ब्रोमीन के, Br2 मतलब दो एटम ब्रोमीन के दो एटम जो मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। समझ रहे हो बात? वैसे स्टूडेंट्स हम अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो उसका सिंबल है Cl। तो अगर हमने Cl लिखा है इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्लोरीन के एक एटम की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात करनी है तो मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स? आप समझ गए होंगे अब तो बहुत अच्छे से, Cl2, तो मतलब मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई आपको बात? अब इस देखो अल्युमिनियम है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं Al लिख रहा हूं स्टूडेंट्स उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अल्युमिनियम के एक एटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं Al2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा लिखना ही गलत है। क्यों लिखना गलत है? क्योंकि अल्युमिनियम के दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है, तो ऐसा लिखना ही गलत है। वैसे मैं आयरन की बात करूं तो Fe तो लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब एक एटम ऑफ आयरन, लेकिन क्या मैं Fe2 लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि आयरन के दो एटम्स मिलके ग्रुप बनाते ही नहीं है, वो मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है, राइट। आपको समझ में आई बात? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Cl लिखा हुआ है तो एक एटम ऑफ क्लोरीन, Cl2 मतलब क्लोरीन के दो एटम मिलके फ्यूज होके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, राइट। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ एलिमेंट्स के एटम्स अलग रहते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। जैसे मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन तो आपने सुना है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन O2 क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, N2 नाइट्रोजन के दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन S सल्फर वो ऐसे ही रहता है स्टूडेंट्स, वो कभी H2 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल नहीं बन रहा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो अब हम यहां पे बात करेंगे स्टूडेंट्स कंपाउंड्स की। स्टूडेंट्स एलिमेंट्स हमने देखा है, अब जब कंपाउंड्स भी हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल मैंने यहां पे जो लिया स्टूडेंट्स वो वाटर का है, वाटर एक कंपाउंड का एग्जांपल होता है स्टूडेंट्स। दूसरा है वो नमक है स्टूडेंट्स, वो जो नॉर्मली हम खाते हैं खाने में डाल के स्टूडेंट्स, उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं या टेक्निकल नेम उसका होता है सोडियम क्लोराइड स्टूडेंट्स। फिर तीसरा एग्जांपल आप देखो, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो स्टोन दिख रहा है आपको, रॉक दिख रहा है बेसिकली व्हाइटिश कलर का, आपने देखा होगा रियल लाइफ में नहीं तो डिस्कवरी चैनल में या कहीं फोटोग्राफ्स में देखा होगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। तो अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि वाटर जो है वो कंपाउंड है तो उसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है ये बहुत सारे एटम से तो बना हुआ है स्टूडेंट्स, लेकिन वो सारे एटम्स आइडेंटिकल नहीं है। इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे लेकिन वो अलग अलग टाइप के होंगे, कुछ अलग टाइप के होंगे, कुछ अलग टाइप के होंगे स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड कंपाउंड। वैसे स्टूडेंट्स कॉमन सॉल्ट को भी अगर मैं कंपाउंड बोल रहा हूं, इसका मतलब ये भी बहुत एटम से तो बना ही हुआ है, लेकिन सारे एटम्स एक जैसे नहीं है। वैसे यहां पर भी सारे एटम्स एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। अगर सारे एटम्स एक ही जैसे होते तो हम इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट, लेकिन हम कंपाउंड बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ एटम्स अलग टाइप के होंगे, कुछ एटम्स अलग टाइप के होंगे, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आई बात? अब स्टूडेंट्स यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है जिसका नाम है केमिकल फॉर्मूला। अब ये केमिकल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? तो हर कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स वाटर जो है उसका केमिकल फॉर्मूला है H2O, आपको पता ही है स्टूडेंट्स। ये जो सॉल्ट है स्टूडेंट्स उसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl, और ये जो है स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है CaCO3। अब देखो, ये जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यही हमें कंपाउंड से रिलेटेड सारी बातें बताता है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, तो ये केमिकल फॉर्मूला में ये बताएगा कि इसके अंदर कैसे कैसे टाइप के एटम्स हैं। तो आप देखो, ये केमिकल फॉर्मूले में दो एलिमेंट्स का नाम आ रहा है, एक है ये H जो कि हाइड्रोजन है, और ये O है जो कि ऑक्सीजन है। ये तो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो चार्ट मैंने यहां पे बनाया था उसमें देखो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, राइट स्टूडेंट्स? तो ये केमिकल फॉर्मूला है वाटर का, ये बता रहा है हमें कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। कुछ एटम्स जो है वो हाइड्रोजन के होंगे और कुछ एटम्स जो है वो ऑक्सीजन के होंगे। आप सोचेंगे 2 क्यों है, वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, बट थोड़ी देर बाद। जैसे स्टूडेंट्स ये सॉल्ट है,
तो उसका केमिकल फॉर्मूला है Na और Cl स्टूडेंट्स। तो अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो Na और Cl ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। तो ये केमिकल फॉर्मूला ये बता रहा है कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, कुछ एटम्स जो है वो सोडियम के हैं और कुछ एटम्स जो है वो क्लोरीन के हैं, राइट स्टूडेंट, समझ में आई बात। वैसे आप अगर ये देखें तो इसका केमिकल फॉर्मूला है ये CaCO3, तो इसमें एक है कैल्शियम, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। 3 क्यों है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये केमिकल फॉर्मूला ये बता रहा है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो एटम्स है वो 3 तरीके के, कैल्शियम के कुछ एटम्स है, कार्बन के कुछ एटम्स है और ऑक्सीजन के कुछ एटम्स। समझ में आई बात स्टूडेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमने मॉलिक्यूल्स की बात की थी, तो हमने देखा था कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल नहीं बनाते थे और कुछ बनाते थे। जैसे कौन से बनाते थे मैंने बताया था, बताओ, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये बनाते थे स्टूडेंट्स, राइट। तो अब देखो कंपाउंड्स जो भी होते हैं वो सब के सब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कंपाउंड्स कोई भी हो वो सब के सब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इनफैक्ट हम लिख भी सकते हैं ऑल कंपाउंड्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और ये जो केमिकल फॉर्मूला है हमें उसके मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। जैसे वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में मुझे इसके केमिकल फॉर्मूले से पता चलेगा, H2O। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि वाटर में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन का एटम आता है, एक ऑक्सीजन का एटम आया और 2 हाइड्रोजन के एटम आए ऐसे, और ये तीनों फ्यूज हो गए स्टूडेंट्स, ये आपस में तीनों फ्यूज हो गए स्टूडेंट्स, फ्यूज हो गए और ये ग्रुप बन गया स्टूडेंट्स, एंड दिस इज अ मॉलिक्यूल, दिस इज अ मॉलिक्यूल। और आप वाटर को अगर देखोगे तो उसमें इस तरह के ग्रुप्स आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, सारे एटम्स अलग अलग नहीं रहेंगे, ऐसे ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। और इसीलिए वाटर का केमिकल फॉर्मूला ऐसा है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स। वैसा ही आप सॉल्ट के लिए भी, इसके लिए भी बता सकते हो, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। इसका मतलब यहां पे क्या है कि एक सोडियम का एटम आएगा और एक क्लोरीन का एटम आता है, ठीक है, दोनों आपस में फ्यूज होके रहते हैं। तो अगर आप इसको स्टडी करोगे तो इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात। और हर ग्रुप एक मॉलिक्यूल कहलाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कॉमन सॉल्ट का, और उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl। तो आप देखो केमिकल फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। इसका केमिकल फॉर्मूला ये है, तो इसमें तो देखो आप ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और O के साथ 3 है। इसका मतलब एक कैल्शियम का एटम है, एक कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के 3 एटम है। ये सब मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं स्टूडेंट्स, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं इसमें। दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये कहलाएगा। समझ में आई आपको बात स्टूडेंट्स? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो स्टूडेंट्स अगर बताना होगा कि सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो हम लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। राइट स्टूडेंट्स, वो यही तो बता रहा है कि उसका एक मॉलिक्यूल जो है, उस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल जो है उसका क्या कंपोजिशन है, वो कैसे कैसे एटम्स से बना हुआ है और कितने कितने वो एटम्स हैं उसमें, राइट। जैसे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ये एक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, दूसरे कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, तीसरे कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि इनके एक एक मॉलिक्यूल कैसे दिखते होंगे। इसका जो एक मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखता होगा स्टूडेंट्स? इसके एक मॉलिक्यूल में एक पोटासियम एटम होगा और एक क्लोरीन एटम होगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। इसमें Na2O मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में क्या होगा? एक ऑक्सीजन और 2 Na, सोडियम। CO2 बेसिकली एक कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है, इसके बारे में आपको पता भी होगा। तो उसका एक मॉलिक्यूल कैसा होता होगा स्टूडेंट्स? उसका एक मॉलिक्यूल जो है उसमें एक कार्बन होता होगा, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होते होंगे, इस तरीके से। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जो एटमॉस्फेयर में पाई भी जाती है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो एक कंपाउंड है, वो एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है स्टूडेंट्स। उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसका एक मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा दिखता है, उसमें एक कार्बन एटम होता है और 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड क्यों आप समझ गए? क्योंकि उसमें कार्बन के एटम्स भी हैं और ऑक्सीजन के एटम्स भी हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स हो गए उसमें। अब जैसे देखो स्टूडेंट्स, O2 इसके बारे में आपको क्या कहना है? O2 तो इसका मतलब है यहां पर जो एक मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? ये ऑक्सीजन गैस है,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी पाई जाती है हमारे, ठीक है, इसी को तो हम ब्रीथ करके जिंदा रहते हैं। वो एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स। क्यों एक एलिमेंट है वो? आप देखो, वो एक एलिमेंट क्यों है? क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उसका एक मॉलिक्यूल हम देखें तो उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। मतलब दोनों एटम एक ही जैसे हो गए ना, सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स है उसमें, दोनों एटम एक ही जैसे हैं, सारे एटम्स एक ही जैसे हैं, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। लेकिन वो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वो एक कंपाउंड है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में आप देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, ठीक है। वैसे अगर हम बात करना चाहें स्टूडेंट्स, तो हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता होगा नाइट्रोजन भी पाया जाता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसके एक मॉलिक्यूल में क्या है स्टूडेंट्स? 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है स्टूडेंट्स, वो भी क्या है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन। दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट स्टूडेंट्स, एलिमेंट, ठीक है। तो उसमें आप देखो नाइट्रोजन के ही एटम्स हैं, सारे एटम्स एक जैसे ही हैं। अब जैसे देखो स्टूडेंट्स, ये है SO2, SO2। इसके बारे में क्या कहना है स्टूडेंट्स? इसको देख के आप समझ रहे होंगे कि एक मॉलिक्यूल में क्या है स्टूडेंट्स? एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? एक कंपाउंड है, कंपाउंड, ठीक है, जिसके एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एटम भी है और 2 ऑक्सीजन के भी एटम है। जैसे स्टूडेंट्स देखें, एक कंपाउंड है NaOH, NaOH, ये उसका फॉर्मूला है। इसको देख के आप बता सकते हैं कि उसके एक मॉलिक्यूल की क्या कहानी है। तो उसके एक मॉलिक्यूल में है सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीनों एक एक, एक सोडियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। फिर स्टूडेंट्स एक कंपाउंड होता है Fe2O3, ठीक है। Fe जो है स्टूडेंट्स वो आयरन है, आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इसके एक मॉलिक्यूल में क्या है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं 2 आयरन के एटम, 2 आयरन के एटम, 2 आयरन के एटम, 2 आयरन के एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये एक ब्लॉक है और मैं बोल रहा हूं कि ये जो ब्लॉक है ये Fe2O3 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, वो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 2 आयरन के एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम है। एक मॉलिक्यूल में 2 आयरन के एटम है और 3 ऑक्सीजन के, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू वांट टू अंडरस्टैंड इज व्हाट आर आयंस। आयंस क्या होता है स्टूडेंट्स? आयंस जो है वो एटम से रिलेटेड ही चीज होते हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। जैसे हमने देखा कि दुनिया में सारी चीजें एटम से बनी होती है, तो जैसे मैं यहां पर एक एटम बनाऊं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एक एटम है हमारा। अब एटम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको पता होगा, लोअर क्लास में हमने पढ़ा है कि एटम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स। आप बताएं, एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, बताएं आप कौन कौन सी? एटम के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये 3 चीजें एटम के अंदर स्टूडेंट्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स को E से, प्रोटॉन्स को P से और न्यूट्रॉन्स को N से डिनोट करते हैं। और क्या खास बात होता है इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टूडेंट्स? इन पे कैसे चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, बता सकते हैं आप कुछ? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उस पर कैसा चार्ज होता है? उस पर निगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है स्टूडेंट्स? उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे स्टूडेंट्स कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह होती है स्टूडेंट्स कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना एटम के अंदर, उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एटम में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स भी 5 ही होते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते तो प्रोटॉन्स भी 10 होते। 15 इलेक्ट्रॉन्स होते तो प्रोटॉन्स भी 15 होते स्टूडेंट्स। तो एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पे स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है X, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सोडियम, कॉपर, हाइड्रोजन, कोई भी एक एटम है, कोई भी एलिमेंट है X, उसका जो एटम है ऐसा है, सपोज कर लो, ठीक है। अब कोई दूसरा एलिमेंट है स्टूडेंट जिसका नाम है Y। अब देखो उसका जो एटम होगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स होंगे। मतलब जैसे इसमें 5 थे, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, 7 प्रोटॉन्स हो और कुछ न्यूट्रॉन्स का भी नंबर हो। न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बोला था ना कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी अलग अलग होते हैं। याद करो आप, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी अलग अलग होते हैं। तो कैसे अलग होते हैं? जैसे अगर ये एक एलिमेंट है X, तो उसके एटम में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो ये दूसरा जो एलिमेंट है उसके एटम में अलग नंबर के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, 7 है फॉर एग्जांपल। अब मान लो कोई तीसरा एलिमेंट है, मान लो Z, तो
उसका अगर हम एटम लेंगे स्टूडेंट, तो उसमें फिर से अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। हो सकता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 प्रोटॉन्स हो और कुछ न्यूट्रॉन्स भी हो। तो जो मैं बोल रहा था स्टूडेंट्स कि हर एलिमेंट का एटम अलग होता है, वो इस सेंस में अलग होता है कि उनमें अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी लाइक टू नोट। तो लेट्स नोट इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, कि पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इन एन एटम। एक एटम में ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक ही बात है क्योंकि दोनों तो बराबर ही होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सपोज करो इस एटम की, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो इस एटम पे टोटल चार्ज कितना है? इस एटम पे टोटल चार्ज कितना है? अब बताओ। इस एटम पे टोटल चार्ज जो है स्टूडेंट्स वो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। वैसे अगर हम इस एटम की बात करें तो उसमें जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया स्टूडेंट्स? 0। इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो एक एटम होता है उस पर टोटल चार्ज 0 होता है, क्योंकि उसके अंदर जितना निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उतना ही पॉजिटिव भी होता है। तो दोनों एक दूसरे को सॉर्ट ऑफ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, हम इसको भी लिख लेते हैं कि टोटल या नेट चार्ज ऑन एन एटम इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटम इज न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल बोलने का मतलब कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें आयंस क्या होते हैं। अभी तो हमने एटम्स के बारे में डिटेल में देखा, और आयंस क्या होते हैं। अब जैसे मान लो ये एटम है मेरे पास स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, उससे में कोई मतलब नहीं है। मान लो 5 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें 5 थे। अब स्टूडेंट समहाउ मैंने इसको एक और एडिशनल इलेक्ट्रॉन दे दिया, समहाउ इस एटम के अंदर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर दिया, घुसा दिया किसी तरीके से। तो अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अब ये जो एटम को हमने मॉडिफाई कर दिया है, क्या अभी भी ये न्यूट्रल है? क्या अभी भी इस पे टोटल चार्ज 0 है? स्टूडेंट आप समझोगे नहीं, अब इसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना है? निगेटिव टोटल चार्ज है निगेटिव। वो भी कितना है स्टूडेंट्स? कितना? तो देखो, निगेटिव चार्ज है 6 और पॉजिटिव चार्ज है 5। निगेटिव चार्ज है 6, पॉजिटिव चार्ज है 5, तो टोटल जो इस पे निगेटिव चार्ज हो गया दैट इज -1, ऐसे हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर स्टूडेंट्स आप ऐसा सोचो कि यही जो एटम है स्टूडेंट्स, उसमें मैंने 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन डाल दिए होते समहाउ, तो क्या होता? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते। पहले 5 थे, 2 एडिशनल डाले तो 7 हो गए। अब भी इस पे टोटल चार्ज 0 नहीं है, तो टोटल चार्ज कितना है स्टूडेंट्स इस पे? अब आप समझ होंगे -2, ठीक है। या फिर स्टूडेंट्स आप ऐसा सिचुएशन सोचो कि इस टाइम मैंने क्या किया कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, समहाउ मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के अलग कर दिया। ऐसा भी हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे। अब बताएं क्या हुआ? अब इस पे टोटल चार्ज कितना है स्टूडेंट्स? आप देखिए, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कम है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो नेट चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो हम लिख सकते हैं इस पे जो चार्ज है दैट इज +1। ओके गाइज, जैसे एक और सिचुएशन देख लेते हैं। मान लो, आप समझ ही रहोगे नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। मान लो अब मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन समहाउ निकाल लिए, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे स्टूडेंट्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब इसमें टोटल चार्ज पॉजिटिव है, और कितना पॉजिटिव है? +2। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारी चीजें हैं यहां पर, ये आयंस कहलाती हैं। आप सोच सकते हैं आयंस सॉर्ट ऑफ मॉडिफाइड एटम्स होते हैं, जब हम एटम्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं या एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, तो हमारे पास जो बचता है उस पे कुछ निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो चीज होती है वो आयंस कहलाती है स्टूडेंट्स, आयंस कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेंगे कि आयंस क्या होते हैं। हम लिख सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव्ड from atoms, a net charge comes on the atom, ठीक है, उस पे एक नेट चार्ज आ जाता है। Now this
atom is called an ion. Atom is called an ion. तो अब ये जो चीज हमारे पास बच जाती है जिसके पास चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं आयन. तो स्टूडेंट्स एटम और आयन में एक बेसिक डिफरेंस है. क्या एटम जो होता है स्टूडेंट्स वो न्यूट्रल होता है, हमने लिखा भी था एटम इज न्यूट्रल, लेकिन जो आयन होता है वो चार्ज्ड होता है. हम लिख सकते हैं आयन कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और निगेटिवली. वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो आयंस निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं उनको हम एनायंस बोलते हैं. एनायंस. और जो आयंस पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं उनको हम कटायंस बोलते हैं. तो वेरी इंटरेस्टिंगली आयंस भी दो तरीके के हो गए, एक एनायंस और एक कटायंस. और आप याद रखेंगे एनायंस ऐसे आयंस हैं जो निगेटिवली चार्ज होते हैं और कटायंस ऐसे आयंस हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. अब स्टूडेंट्स हम आयंस की बात करेंगे कुछ एक्चुअल एलिमेंट्स लेके. जैसे स्टूडेंट्स आप देखना, मान लो एक एलिमेंट है सोडियम, इसके बारे में तो हमने देखा भी है सोडियम. अब स्टूडेंट्स ये सपोज कर लो आप सोडियम का एक एटम है. ओके, सोडियम का एक एटम. अब एटम है तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे. सपोज करो x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. अब एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, मतलब x की क्या वैल्यू है वो जानने हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कितने न्यूट्रॉन्स है उनकी तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है. तो सपोज करो ये सोडियम का एटम है, उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं स्टूडेंट्स, Na. ठीक है, धीरे धीरे आपको ये सिंबल्स याद हो जाने चाहिए या फिर ऑलरेडी आपको याद होंगे. सोडियम एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए Na सिंबल यूज किया जाता है स्टूडेंट्स. ठीक है. अब स्टूडेंट्स आप सोचो कि अगर ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स. आप देखें एक इलेक्ट्रॉन से निकाल दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, x माइनस 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड प्रोटॉन्स जो है वो उतने ही रहे स्टूडेंट्स. ठीक. अब स्टूडेंट्स आप देखें अब इस पे कुछ चार्ज आ गया होगा. कितना चार्ज स्टूडेंट्स, आप देखें पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन्स है ना, इसमें ज्यादा प्रोटॉन्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं क्योंकि उनको निकाल दिया ना हमने एक, तो इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वो भी +1 स्टूडेंट्स, +1. तो स्टूडेंट्स ये अब सोडियम एटम का एक आयन बन गया है. ये सोडियम का एक आयन बन गया है जिसपे कितना चार्ज है, +1. और स्टूडेंट्स इस आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम ये सिंबल यूज करते हैं Na1+. ठीक है. तो मतलब एटम की हम बात कर रहे हैं सोडियम की तो Na यूज करते हैं, और अगर उसके आयन की बात कर रहे हैं तो Na1+, और उससे भी अच्छा सिंबल होता है Na+. Na+ यूज करना. ठीक है. 1 कई बार हटा भी देते हैं, इनफैक्ट जनरली हटा देते हैं, Na+ लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर हम Na लिख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि हम सोडियम के एटम की बात कर रहे हैं. अगर हम Na+ लिख रहे हैं तो हम स्टूडेंट समझ जाएंगे कि हम सोडियम के आयन की बात कर रहे हैं जिसपे +1 चार्ज है. जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, कैल्शियम. ठीक है, आपको और समझ में आएगा. मान लो ये कैल्शियम का एक एटम है जिसमें x इलेक्ट्रॉन्स है, x प्रोटॉन्स है. ठीक है, उसके लिए सिंबल यूज होता है Ca. और सपोज करो स्टूडेंट्स ये जो एटम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो पहले x थे 2 निकल गए, तो x माइनस 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमेनिंग एंड x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी रिमेनिंग. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इस पे आप सोचें कैसा चार्ज होगा. अब स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि प्रोटॉन्स ज्यादा है तो +2 चार्ज होगा. ये एक आयन हो गया स्टूडेंट्स. हम बोलेंगे दिस इज एन आयन ऑफ कैल्शियम एलिमेंट, दिस आयन ऑफ कैल्शियम एलिमेंट. और स्टूडेंट्स इसके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे हम स्टूडेंट्स, आप देखें कैल्शियम 2+. तो अगर हम Ca लिख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कैल्शियम का एटम है. Ca2+ यूज कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे स्टूडेंट्स कि कैल्शियम का आयन है जिसपे 2 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, +2 पॉजिटिव चार्ज. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर 2 को हम नहीं हटा पाएंगे. ठीक है, मतलब प्लस के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1. ठीक है, और 1 से अगर ज्यादा चार्ज है, 2 चार्ज है, तो लिखना जरूरी होता है स्टूडेंट्स. जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लूं तो आपको और समझ में आएगा. पोटाशियम एक एलिमेंट होता है स्टूडेंट. सपोज कर लो ये उसका एटम है, उसमें x इलेक्ट्रॉन्स हैं, x प्रोटॉन्स हैं. ठीक है, ये उसका एटम है. ठीक है, उसका सिंबल होता है स्टूडेंट्स K. सपोज करो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब इस पे नेट चार्ज कैसा है स्टूडेंट्स, आप देखिए प्रोटॉन्स ज्यादा है, एक प्रोटॉन ज्यादा है तो +1. इसका सिंबल क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, बताएं.
के प्लस, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, 1 लिखने की जरूरत नहीं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सोचें कि ये एल्यूमिनियम का एटम है, उसमें x इलेक्ट्रॉन्स है, x प्रोटॉन्स है। एल्यूमिनियम एटम का सिंबल होता है Al। अब स्टूडेंट्स सपोज करो उससे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए, अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचेगा, आप देखें, अब हमारे पास x माइनस 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे एंड x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बचेंगे। अब इस पे कितना चार्ज है बताएं। अब देखिए प्रोटॉन्स जो है वो 3 ज्यादा है, तो +3। इसका सिंबल क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम 3+, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आयंस का सिंबल रखा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। उनपे जितना चार्ज होता है वो सिंबल के ऊपर लिख देते हैं इस तरीके से। और अगर +1 ही चार्ज है तो सिर्फ प्लस लिख देते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल तो यहां बनता है, स्पेस नहीं है तो मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, जैसे कि क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन, तो समझ करो स्टूडेंट्स, क्लोरीन का ये एक एटम है हमारे पास, जिसमें x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, मतलब Cl लिख रहे हैं मतलब क्लोरीन के एटम की बात कर रहे हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, प्लीज नोट, अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स देखे थे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे एटम से, अब मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या होगा, आप देखें, वील हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पहले x इलेक्ट्रॉन से अब एक डाल दिया तो x + 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस पे कितना चार्ज है आप देखें, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, गलत नहीं होना चाहिए, कितना चार्ज है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें -1 चार्ज है स्टूडेंट्स, -1। तो इसका सिंबल क्या होना चाहिए, क्लोरीन माइनस, 1 लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्लोरीन माइनस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्लोरीन का आयन है, क्लोरीन का आयन है जिसपे चार्ज कितना है, -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स कई सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, अब यहां पे एक और चीज देखनी जरूरी है, ठीक है। जैसे देखो ये जो कैल्शियम का एटम था, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स बहुत, कैल्शियम का जो एटम था उसने 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज किया तो बना कैल्शियम 2+ आयन, ठीक है। सोडियम पे ध्यान दिया, सोडियम का जो हमने एग्जांपल देखा उसमें हमने एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते, जिस तरह से कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उसी तरीके से अगर सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो क्या बनता है हमारे पास, सोडियम 2+ बनता। जैसे कैल्शियम 2+ बना है वैसे सोडियम 2+ बनता, ठीक है। अल्युमिनियम से 3 निकले तो अल्युमिनियम 3+ बना, वैसे सोडियम से 3 निकलते तो क्या बनता, बताएं स्टूडेंट्स, सोडियम 3+, ठीक है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आया, तो मेरे पास बना क्लोरीन माइनस, एक इलेक्ट्रॉन आया तो बना क्लोरीन माइनस। सोडियम में भी एक इलेक्ट्रॉन अगर आए तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बताएं आप, सोडियम माइनस, ठीक है। कोई डाउट की बात नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये आयन नहीं बनते स्टूडेंट्स, सिर्फ यही आयन बनता है सोडियम का। सोडियम एलिमेंट का जो एटम होता है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये वाला आयन बनेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता, इसलिए ये आयन बन ही नहीं सकता। वो 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाल ही नहीं सकता तो ये आयन बन ही नहीं सकता। वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल तो सकता है लेकिन ले नहीं सकता, इसलिए ये आयन भी नहीं बन सकता स्टूडेंट्स। ये सारे के सारे आयंस जो हैं वो नहीं बन सकते। स्टूडेंट आप समझ रहे हो, तो इस सोडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकता है, एक से ज्यादा नहीं निकाल सकता और ले तो सकता ही नहीं। तो सोडियम का सिर्फ यही वाला आयन बन सकता है, बाकी आयंस नहीं बन सकते, ठीक है। वैसे कैल्शियम की प्रॉपर्टी होती है कि वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, इसलिए कैल्शियम का सिर्फ यही आयन बन सकता है, ये आयन नहीं बन सकता, ये आयन भी नहीं बन सकता। वैसे अल्युमिनियम का प्रॉपर्टी होता है कि वो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, ले नहीं सकता कुछ भी, और निकाल सिर्फ 3 ही सकता है, तो अल्युमिनियम का सिर्फ यही आयन बन सकता है। वैसे पोटेशियम का सिर्फ यही आयन बन सकता है। वैसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी होती है कि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है, 2 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, ना ही 1 निकाल सकता है ना ही 2 निकाल सकता है, सिर्फ 1 ले सकता है। तो वो सिर्फ यही आयन बना सकता है और कोई आयन नहीं बना सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सारे तरीके के आयंस नहीं बन सकते, ठीक। आप सोचोगे ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों, सोडियम की ऐसी प्रॉपर्टी क्यों है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 2 नहीं निकाल सकता, 3 नहीं निकाल सकता, ऐसा क्यों है? तो वो हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको जानने में वाकई ही इंटरेस्ट है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया था लोअर क्लासेस में, उसके वीडियोस भी है, आप उसको देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर वो डिस्कशन में कोई मतलब नहीं है क्योंकि काफी लंबा होता है, और इस चैप्टर में हम जो बातें करने वाले हैं उसमें उसकी जरूरत भी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स हम क्या बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखें, एक लिस्ट में आपको दिखाता हूं। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम का लिखा हुआ है Na+, मतलब सोडियम जो एलिमेंट है उसका सिर्फ यही आयन बन सकता है और कोई आयन नहीं बनेगा। पोटासियम जो एलिमेंट होता है उसका यही आयन बन सकता है। सिल्वर जो एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स उसका यही आयन बन सकता है। स्टूडेंट्स ये सब थोड़ा आपको याद होना चाहिए, या फिर धीरे धीरे याद हो जाता है प्रैक्टिस के साथ। कॉपर की बात थोड़ी देर बात करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +2, 2+2+ वाला आयन बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अल्युमिनियम जैसे हमने बात की वो 3+ वाला आयन बना सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लोरीन -1, क्लोरीन से जो आयन बनता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं क्लोराइड। क्लोरीन से ये वाला आयन बनता है, अब उसको क्लोरीन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। ब्रोमीन, वैसे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन से जो आयन बनता है वो ये है, उसको बोलते हैं ब्रोमाइड, वैसे आयोडाइड, ठीक है, ये आयन है। फिर ये देखिए ऑक्सीजन का आयन है स्टूडेंट्स, उसका नाम होता है ऑक्साइड, आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन देखो, O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसका जो आयन बना, आयन कैसे बना, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए दिए, जो भी किया उसने आयन बनाया जिसपे चार्ज होगा, ठीक है। तो ऐसा आयन वो बनाता है जिसपे -2 चार्ज होता है, और उसका नाम क्या होता है, ऑक्साइड या ऑक्साइड आयन, ठीक है। अब देखिए जो निगेटिव वाले होते हैं ना उसमें थोड़ा सा नाम का चक्कर है। पॉजिटिव वाले में तो सिर्फ सोडियम आयन बोलेंगे इसको, ठीक है, पोटाशियम आयन बोलेंगे, सिल्वर आयन बोलेंगे, मैग्नीशियम आयन बोलेंगे, एंड सो ऑन। इसको क्लोरीन आयन भी बोल सकते हैं, बट मोर एक्यूरेटली क्लोराइड, मोर एक्यूरेटली ब्रोमाइड, आयोडाइड। ऑक्सीजन नहीं बोल रहे हैं, ऑक्साइड। ऑक्सीजन आयन भी बोल सकते हैं, ऐसे गलत नहीं है, बट मोर टेक्निकल नाम जो होगा दैट इज ऑक्साइड। फिर देखें ये सल्फर होता है ना स्टूडेंट्स, उसका सिंबल S होता है, ये सल्फर का एटम है। देखो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए दिए, कुछ निकाले डाले, तो उससे आयन बना जिसपे -2 चार्ज है, उसका नाम होता है सल्फाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो नाइट्रोजन होता है स्टूडेंट्स, उसका सिंबल होता है N, ठीक है, उसका ये आयन बना जिसपे -3 चार्ज है स्टूडेंट्स, उसका नाम है नाइट्राइड, ठीक है स्टूडेंट्स, नाइट्राइड। आप समझ रहे स्टूडेंट्स, ये सिर्फ यही आयन बना सकता है और कोई आयन नहीं बना सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। आप जैसे देखें ये कॉपर, स्टूडेंट्स कॉपर जो है, आप देखें कॉपर, वो आप देखें Cu+ और यहां पे देखें Cu2+, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉपर जो होता है वो ये वाला आयन भी बना सकता है और ये वाला आयन भी बना सकता है, मतलब वो +1 चार्ज वाला आयन भी बना सकता है और +2 चार्ज वाला आयन भी बना सकता है स्टूडेंट्स। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज्यादा टाइप के आयंस बना सकते हैं, ठीक। ये भी आपको याद रखना है कि कॉपर 2 तरीके के आयंस बना सकता है, ठीक। तो जब वो ऐसा आयन बनाता है तो कॉपर के आगे हम इस तरह से रोमन में 1 लिख देते हैं जनरली, और जब वो +2 चार्ज वाला आयन बना रहा है तो +2 लिख देते हैं कई बार। वैसे स्टूडेंट्स आप देखिए आयरन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो भी 2 तरीके के आयन बना सकता है। देखो एक +2 चार्ज वाला और एक +3 चार्ज वाला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि आयरन के 2 आयंस हो सकते हैं, एक 2+ और एक 3+, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स आप देखिए हाइड्रोजन H+, हाइड्रोजन का एक आयन है H+, और एक और आयन होता है H- और उसका नाम है हाइड्राइड। जैसे मैंने आपको बताया ना, निगेटिव वालों के नाम में थोड़ा सा पंगा होता है। देखो प्लस वाला हाइड्रोजन ही कहला रहा है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, लेकिन निगेटिव वाले को क्या बोल रहे हैं, हाइड्राइड आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप देखिए बहुत सारे आयंस होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये सॉर्ट ऑफ आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, और ऐसे भी धीरे धीरे याद तो हो ही जाएगा। अब शायद स्टूडेंट्स आपकी यहां पर भी नजर जा रही होगी, ये भी कुछ आयंस है लेकिन ये थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आयंस हैं, बहुत डिटेल में इनके बारे में हम नहीं देखेंगे इस चैप्टर में। देखो जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन होता है स्टूडेंट्स अमोनियम, इसका नाम है अमोनियम आयन, याद होना चाहिए आपको, उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स ये जो हम आयंस देख रहे थे जैसे सोडियम का आयन, तो उसमें एक ही एटम था, वो सोडियम का था। पोटासियम आयन एक ही एटम था, पोटासियम का। कैल्शियम आयन एक ही एटम था, कैल्शियम का। आयोडाइड आयन एक ही एटम था, आयोडीन का।
ऑक्साइड आयन, एक ही एटम था ऑक्सीजन का, तो इन सब में एक ही एटम्स थे, एक ही एटम से बने हुए आयंस थे, ठीक है। अल्युमिनियम का ये जो आयन था उसमें चार्ज भले 3 था लेकिन एटम एक ही था, ठीक है। अब ये कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आयंस हैं। आप देख सकते हैं अमोनियम आयन जो है उसमें 1 एटम तो है नाइट्रोजन का और 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, ठीक है। 1 एटम जो है नाइट्रोजन का है और 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, वो मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं जिसपे टोटल +1 चार्ज है, ठीक है। इसको आयन बोलते हैं, आयन बोलेंगे अमोनियम आयन। वैसे स्टूडेंट्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आयन है हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें भी आप देख सकते हैं एक एटम तो है ऑक्सीजन का और एक एटम तो है हाइड्रोजन का, दोनों मिलके ग्रुप बना रहे हैं और उस पर टोटल चार्ज है नेगेटिव, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। वैसे स्टूडेंट्स नाइट्रेट आयन है जिसमें एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 आप देख सकते हो ऑक्सीजन के एटम्स है और इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रेट आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये भी एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कार्बोनेट, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन एटम्स, ये मिलके 4 एटम्स है टोटली, ये ग्रुप बना रहे हैं जिसमें -2 चार्ज है, दिस इज ऑल्सो एन आयन। वैसे आप देख सकते हैं सल्फाइट, ये सल्फाइट आयन है और ये सल्फेट आयन है, ध्यान दें सल्फाइट सल्फेट, सल्फाइट सल्फेट आयन, ठीक है। डिफरेंस क्या है, इसमें एक सल्फर, इसमें भी एक सल्फर, इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें 4 ऑक्सीजन, ठीक है। चार्ज दोनों पे -2। वैसे फॉस्फेट आयन भी है स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आयंस होते हैं जिसमें मोर देन 1 एटम्स इन्वॉल्व है, मोर देन 1 एटम। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको याद होना चाहिए कि जैसे फॉस्फेट आयन है, ठीक है, तो फॉस्फेट आयन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस पर क्या चार्ज होता है। कार्बोनेट आयन है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उस पर क्या चार्ज होता है, ये सब भी हमें याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें एक और हम चीज की बात यहां पे करेंगे जिसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं वैलेंसी। इसके बारे में स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर की बात मैंने थोड़ी देर पहले की उसमें हमने बहुत डिटेल में पहले देखा है, बहुत डिटेल में आपको जाना है तो वहीं जाके देख सकते हैं। यहां पे हम थोड़ा ब्रीफली बस देखेंगे, बहुत सिंपल सा टर्म होता है वैलेंसी। देखो स्टूडेंट्स ये सोडियम का जो आयन है उसमें +1 चार्ज है, +1 तो हम बोलेंगे इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। पोटाशियम पे +1 चार्ज है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। सिल्वर पे +1 चार्ज है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। कॉपर पे +1 चार्ज है, मतलब इन सब की वैलेंसी 1 बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सब पे +1 चार्ज है तो हम बोलेंगे इन सब की वैलेंसी 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन सब पे +2 चार्ज है तो हम बोलेंगे इन सब की वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट्स, 2 है, हम बोलेंगे इन सब की वैलेंसी 2 है। इन दोनों पे +3 चार्ज है तो हम बोलेंगे इन दोनों की वैलेंसी क्या है स्टूडेंट्स, 3 है। तो वैलेंसी क्या बता रही है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो कि वो जो आयन बन रहा है उस पे कितना चार्ज है, उस पे +3 चार्ज है तो वैलेंसी 3, उस पे +2 चार्ज है तो वैलेंसी 2, उस पे +1 चार्ज है आयन पे तो वैलेंसी 1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स आप देखें ये जो आयंस है यहां पे, मान लो क्लोरीन, उसमें -1 चार्ज है, -1, इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इसकी वैलेंसी भी 1 कहलाएगी, 1 ही कहलाएगी। इस पे माइनस चार्ज है, -1, तो इसकी वैलेंसी भी 1, इसमें -1 चार्ज है, इसकी वैलेंसी भी 1। मतलब पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि सोडियम पे +1 चार्ज है, इसकी वैलेंसी 1, क्लोरीन पे -1 चार्ज है, इसकी वैलेंसी भी 1। तो जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो हम बस देखते हैं कितना चार्ज है, प्लस है या माइनस उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन सब की वैलेंसी भी क्या है स्टूडेंट्स, 1, ठीक है। इन सब पे +1 चार्ज है, वैलेंसी इज 1। इन सब पे आप देखो इस पे +1 है लेकिन बाइक की सब पे -1, तब भी इन सब की वैलेंसी 1। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि इन दोनों की वैलेंसी क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, इसकी वैलेंसी क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, 3 बोलेंगे, ठीक है। तो वैलेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ देखते हैं कितना चार्ज है, साइन नहीं देखते हैं उसका। वैसे स्टूडेंट्स ये जो आयंस है उनकी वैलेंसी की बात भी हम कर सकते हैं। देखो इस पे +1 चार्ज है इस आयन पे, इस पे -1 चार्ज है, आप ध्यान से देखें, इस पे -1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, ठीक है। तो इन सब की वैलेंसी 1 है। इन सब की बात करें -2 -2 -2, इन सब की वैलेंसी 2, इस पे -3, इसकी वैलेंसी 3 स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए वैलेंसी की बात हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब कोई आयन है उसकी वैलेंसी सपोज कर लो 5 है, उसकी वैलेंसी जो है अगर 5 है तो उस आयन पे कितना चार्ज होगा स्टूडेंट्स, उस आयन पे क्या तो +5 चार्ज होगा या फिर -5 चार्ज होगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स आप वैलेंसी के बारे में भी समझ गए। तो स्टूडेंट्स हमने कई सारी चीजें यहां पे देखी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी। हमने देखा कि आयन क्या होता है, ठीक है। हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो सकता है, आयंस के सिंबल्स कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, हमने ये देखा। बहुत सारे कॉमन आयंस देखे जिनकी लिस्ट आप यहां देख सकते हो। फिर हमने देखा कि आयंस की वैलेंसी का क्या मतलब होता है। Once again students, a very important thing, that is formation of compounds.
जैसे इसमें हम क्या बात करने वाले स्टूडेंट, सीधे एक कंपाउंड लेके मैं आपको समझाता हूं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है और इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको आप रोज खाते हो स्टूडेंट्स, रोज खाते हो। देखो कौन बोलता है कि केमिस्ट्री जो है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है यार, ये सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है। जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं स्टूडेंट्स उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। तो इट इज सच अ यूजफुल कंपाउंड, दिस इज एक्चुअली कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इसका केमिकल फॉर्मूला बताओ। इसके केमिकल फॉर्मूले की बात हमने थोड़ी पहले की थी, NaCl। और स्टूडेंट्स हमने ये भी बात की थी कि ये NaCl जो है वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसको देख के हम ये समझ सकते हैं कि ये जो सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है उसके एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड है तो वो मॉलिक्यूल बनाता होगा, उसके एक मॉलिक्यूल में एक सोडियम का एटम होगा और एक क्लोरीन का एटम होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है। अब ये जो मेरा स्टेटमेंट था उसको मैं थोड़ा और रिफाइंड और एक्यूरेट करूंगा। मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जो एक मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स उसमें एक सोडियम का आयन है और एक क्लोरीन का आयन है। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सोडियम का आयन और एक क्लोरीन का आयन, ये दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं, ये दोनों एक ग्रुप बनाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है NaCl, इस कंपाउंड का जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको यह बोला था कि इस मॉलिक्यूल में एक सोडियम एटम है, एक क्लोरीन एटम है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मोर एग्जैक्ट बात यह है कि इसमें एक सोडियम का आयन है और इसमें एक क्लोरीन का आयन है, ठीक है। यह ज्यादा एग्जैक्ट बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मैंने पहले बोला था वो गलत है, वो भी सही है क्योंकि आयन भी तो एटम से ही बनाया ना स्टूडेंट्स, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। जैसे एक और कंपाउंड अगर मैं यहां पे लिखूं पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्म होता है KCl, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट जो किससे बना है, एक पोटाशियम आयन से, एक पोटाशियम आयन से और एक क्लोराइड आयन से। ये दोनों जब कंबाइन हुए हैं तो ये एक मॉलिक्यूल बना है इस कंपाउंड का जिसका नाम है पोटाशियम क्लोराइड। और स्टूडेंट्स आप एक और चीज यहां पे देख सकते हैं, नाम पे ध्यान दें, इस कंपाउंड का नाम सोडियम क्लोराइड ही क्यों है, क्योंकि इसको बनाने में सोडियम आयन, देखिए सोडियम आयन आया है और क्लोराइड आयन आया है। देखो मैंने बताया था इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड आयन, ठीक है, क्योंकि इस कंपाउंड को बनाने में सोडियम आयन आया है और क्लोराइड आयन आया है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है सोडियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड, क्योंकि इसको बनाने वाला कौन है, पोटाशियम आयन, ये है पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये है क्लोराइड आयन। अब स्टूडेंट्स ऐसे अगर मैं लिखूं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, सिल्वर का सिंबल Ag, क्लोराइड Cl, उसका फॉर्मूला होता है AgCl, क्योंकि उसको बनाने वाला है एक सिल्वर आयन और एक क्लोराइड आयन स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको बताता हूं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये कंपाउंड उसका फॉर्म होता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहां पे थोड़ी सी नई बात है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक कैल्शियम आयन आया है और दो क्लोराइड आयन आए हैं। ये 2 ये बता रहा है कि 2 क्लोराइड आयन आए हैं, मिले हैं, तब जाके ये कंपाउंड मिला है, एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन। फिर एग्जांपल एक और देखें स्टूडेंट्स, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला होता है AlCl3, मतलब इसको बनाने के लिए एक अल्युमिनियम आयन है, आपको याद होगा स्टूडेंट मैंने बताया था अल्युमिनियम आयन जो होता है उसमें +3 चार्ज होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। जैसे कैल्शियम आयन जो होता है उसमें +2 चार्ज होता है, एंड 3 क्लोराइड आयंस आए, 3 क्लोराइड आयंस आए, ठीक है स्टूडेंट्स। और नाम की अगर हम बात करें तो अल्युमिनियम क्लोराइड, क्यों, क्योंकि अल्युमिनियम आयन आया है इसको बनाने के लिए और क्लोराइड आयंस भी आए हैं इसको बनाने के लिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक बात जरूर आपके दिमाग में चल रही होगी कि सोडियम क्लोराइड जब बना तो एक क्लोराइड आयन था, पोटाशियम क्लोराइड बना तो एक क्लोराइड आयन था, सिल्वर क्लोराइड बना तो एक क्लोराइड आयन था, लेकिन जब कैल्शियम क्लोराइड बना तो 2 क्लोराइड आयन क्यों आए, अल्युमिनियम क्लोराइड बना तो 3 क्लोराइड आयन क्यों आए, ऐसा क्यों हुआ। देखो स्टूडेंट्स के पीछे लॉजिक क्या है, देखो जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, पोटाशियम की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, अल्युमिनियम की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने देखा है कि सोडियम जो है वो ऐसा आयन बनाता है जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटाशियम भी ऐसा आयन होता है जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम ऐसा आयन है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज है, अल्युमिनियम ऐसा आयन होता है जिसपे 3 ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसे हमने देखा है। अब देखो क्लोराइड आयन जो है स्टूडेंट उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। अब देखो अब ये क्लोराइड आयन जब सोडियम आयन से कंबाइन करेगा
तो वो इस तरीके से कंबाइन करेगा कि दोनों के मिलने के बाद टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। दोनों के मिलने के बाद टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों अगर मिलेंगे एक एक अमाउंट में तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। इसमें एक क्लोराइन आके इससे मिलेगा। वैसे पोटाशियम पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्लोराइड आयन उनसे मिल गया, ठीक है, तो टोटल चार्ज 0 हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि स्टूडेंट्स कैल्शियम के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर एक ही क्लोराइड आयन इससे कंबाइन हुआ तो टोटल चार्ज 0 नहीं होगा स्टूडेंट्स। इसलिए 2 क्लोराइड आयंस को इसके साथ कंबाइन होना पड़ता है, ठीक है। 2 क्लोराइड आयंस पे डबल नेगेटिव चार्ज होता है जो इसके साथ मिलके 0 हो जाता है। वैसे स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि अल्युमिनियम के साथ क्यों 3 क्लोराइड आयंस को आना पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि आयंस कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल such that net charge on molecule is 0, ताकि मॉलिक्यूल पे जो नेट चार्ज है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाए, 0। अब स्टूडेंट्स देखें, जैसे एक एग्जांपल करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स, और इसका आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। केमिस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है कि एक कंपाउंड दिया हो और आपको उसका फॉर्मूला लिखना हो, ठीक है। बहुत यूजफुल काम होता है। तो कैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप देखें, ये तो आप समझ ही रहोगे, इसमें एक मैग्नीशियम आयन होगा और एक क्लोराइड आयन होगा। क्लोराइड आयन तो हम समझ ही चुके हैं, उस पर -1 चार्ज होता है। अब मैग्नीशियम आयन पे कितना चार्ज होता है स्टूडेंट्स, ये हमें देखने की जरूरत है। आपको शायद याद हो, और नहीं याद हो तो कोई इस टेबल में है, मैग्नीशियम आयन जो होता है उस पे +2 चार्ज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैग्नीशियम आयन उस पे +2 चार्ज, ठीक है। अब आप सोचो स्टूडेंट्स कि इस मैग्नीशियम के साथ कितने क्लोराइड आयंस को कंबाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि 2 आयंस ऐसे कंबाइन करते हैं ताकि टोटल चार्ज क्या हो जाए, 0, ठीक है। तो क्लोराइड पे एक ही नेगेटिव चार्ज है, जबकि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। मतलब 2 क्लोराइड आयंस अगर कंबाइन कर जाए मैग्नीशियम के साथ तो काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। सही है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह के काम आपको करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। एक और तरीका है स्टूडेंट्स जो लोग फॉलो करते हैं एक केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए, हम भी वो इस फॉर्मूला देख सकते हैं, कई बार बहुत काम का होता है स्टूडेंट्स। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो एक तो मैग्नीशियम यूज होने वाला है और एक क्लोराइड यूज होने वाला है, एक मैग्नीशियम और एक क्लोराइड, तो ऐसे लिख लेते हैं। अब मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो उसके नीचे यहां लिख लेते हैं। तो देखो मैग्नीशियम के आयन पे +2 चार्ज है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होती। क्लोराइड पे -1 चार्ज है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये हमने मैग्नीशियम लिखा, ये क्लोराइड लिखा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1। अब उसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बन जाता है, आप देखो Mg के साथ 1 और क्लोराइड के साथ 2, ठीक है। 1 लिखा नहीं जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स MgCl2। तो आ गया ना, यही केमिकल फॉर्मूला है जो पहले आया था। तो ये मेथड भी स्टूडेंट्स हम फॉलो कर सकते हैं, इससे भी हमेशा सही आंसर आता है, ठीक है। जैसे मान लो ये अल्युमिनियम क्लोराइड था, तो उसके लिए ये तरीका देखते हैं काम करता है नहीं। अल्युमिनियम क्लोराइड, तो स्टूडेंट्स अल्युमिनियम और क्लोराइड, ठीक है। अल्युमिनियम, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, अल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, आप ध्यान दें, तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई। और क्लोराइड पे तो -1 चार्ज होता है, तो उसकी वैलेंसी 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्युमिनियम के साथ 1 और क्लोराइड के साथ 3, तो 1 लिखते नहीं है, तो दिस विल बी AlCl3 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही तो था AlCl3। तो ये जो मेथड है स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ी हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेट्स डू। ओके स्टूडेंट्स, तो जिंक क्लोराइड का आपको फॉर्मूला लिखना है। मतलब यहां पे 3 कंपाउंड्स है, आपको तीनों का फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट्स। आपको खुद पॉज करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये करना पड़ेगा। जिंक क्लोराइड, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें जिंक है ऑब्वियसली और क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन है। जिंक की वैलेंसी, जिंक देखो, जिंक पे +2 चार्ज होता है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, उसकी वैलेंसी 1। अब क्रॉस कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिंक के साथ आएगा 1 लिखते नहीं है, तो जिंक और क्लोराइड के साथ आएगा 2। ये जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। कैल्शियम ब्रोमाइड,
तो स्टूडेंट्स इसमें कैल्शियम यूज होगा, कैल्शियम और ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन देखें स्टूडेंट्स, ब्रोमाइड आयन Br, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ब्रोमाइड आयन जो है स्टूडेंट्स, उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, -1 चार्ज है उस पर। और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है स्टूडेंट्स, 2, ठीक है। तो क्रॉस हो जाएगा वंस अगेन, ठीक है। कैल्शियम के साथ 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ब्रोमाइड के साथ 2 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। कैल्शियम ब्रोमाइड। अल्युमिनियम आयोडाइड, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अल्युमिनियम आयोडाइड, तो इसमें अल्युमिनियम यूज होगा, आयोडाइड, आयोडाइड ये कहां देखें इस लिस्ट में, ये सब आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, आयोडाइड, ठीक है, आई। और इस पर चार्ज होता है -1 स्टूडेंट्स, उसकी वैलेंसी है 1। अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, यही तो आपको याद हो गया होगा, उसको क्रॉस कर देना है। तो अल्युमिनियम के साथ 1 आएगा, 1 लिखना नहीं है, और आयोडाइड के साथ, आई के साथ 3 आएगा स्टूडेंट्स। तो दिस इज अल्युमिनियम आयोडाइड। तो इस तरीके से फॉर्मुलेज लिखते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल फॉर्मुलेज। और एग्जांपल्स देखेंगे, सोडियम ऑक्साइड, तो इसमें सोडियम का आयन यूज होगा स्टूडेंट्स, और ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन ये वाला, ये ऑक्साइड आयन है, आप देखिए ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऑक्साइड आयन की वैलेंसी क्या है, 2 है। सोडियम आयन की वैलेंसी तो याद हो गया होगा आपको, 1 है। तो स्टूडेंट्स ये क्रॉस होगा, तो आप देखिए सोडियम के साथ 2 आएगा, और ऑक्साइड के साथ, O के साथ 1 लिखते नहीं है, तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, Na2O। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, कैल्शियम और ऑक्साइड, हम देखा ऑक्साइड की वैलेंसी 2 है, और कैल्शियम की भी 2 होती है। इसको क्रॉस करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा आप देखें, कैल्शियम के साथ 2 आएगा, और ऑक्सीजन के साथ भी 2 आएगा स्टूडेंट्स। अब देखो दोनों जगह 2 आ गया ना स्टूडेंट्स, दोनों जगह सेम नंबर आ गया है, तो 2 से 2 सॉर्ट ऑफ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 सॉर्ट ऑफ कैंसिल हो जाएगा, और फॉर्मूला लिखेंगे CaO। सॉर्ट ऑफ आप सोच सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो कई बार जब आप इस तरह से क्रॉस करके लिखेंगे ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका लॉजिक भी आप समझ सकते हैं, देखो कैल्शियम पे तो +2 चार्ज है, और ऑक्साइड पे जो है वो -2 चार्ज है, ठीक है। तो अगर एक कैल्शियम का और एक ऑक्साइड का आयन कंबाइन कर जाए, दोनों के एक कंबाइन कर जाए, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा ना। कैल्शियम का एक कंबाइन हो जाए, ऑक्साइड का भी एक कंबाइन हो जाए, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो देखो दोनों के एक कंबाइन हो गए, टोटल चार्ज 0 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस वाला मेथड है, उसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कई बार इसे कटिंग करनी पड़ती है, 2 से 2 कट के 1 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अल्युमिनियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम और ऑक्साइड की वैलेंसी 2, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ये क्रॉस हो जाएगा। तो आप देखें, दिस इज इंटरेस्टिंग, Al2O3, सो दिस इज अल्युमिनियम ऑक्साइड स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप। देखिए और कुछ एग्जांपल से आप पॉज लेकर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड की वैलेंसी 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी आप देख सकते हैं 1। अगर आप ये भी देख रहे हैं तो भी 1 ही होगी, लेकिन ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड, यहां हाइड्राइड नहीं हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली होगी +1। इसको क्रॉस करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए क्या होगा, H2O, 1 तो लिखते नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्टूडेंट्स, H2O, दिस इज एक्चुअली वाटर विच वी ड्रिंक, दिस वाटर, ठीक है। तो वाटर का केमिकल नेम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, आपको पता ही है। जिंक सल्फाइड, अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सल्फाइड आयन कौन सा है, ये देखें सल्फाइड, ठीक है, S, और इसकी वैलेंसी है 2, और जिंक की वैलेंसी भी है, आप देखें यहां पे 2। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये आएगा Zn2S2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो दिस विल बी Zns, दिस विल बी द फॉर्मूला। ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिख देंगे आप तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्राइड, देखो नाइट्राइड आयन है, ये नाइट्राइड आयन, ठीक है, N, और उसकी वैलेंसी है 3, जिंक की वैलेंसी 2, और देखो इससे क्रॉस होगा Zn3N2, Zn3N2। तो ये फॉर्मूला हो गया जिंक नाइट्राइड का। तो स्टूडेंट आप देखिए, अगर ये चार्ट सॉर्ट ऑफ आपको याद है, और धीरे धीरे याद हो जाएगा, बैठकर रटने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये काम इतनी बार आपको करना पड़ेगा कि ये याद ही हो जाएगा। तो वंस ये याद हो जाए, तो आप कोई भी थोड़ी देर प्रैक्टिस के बाद कोई भी फॉर्मूला दिया हो, आप उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। जैसे अमोनियम क्लोराइड, ध्यान देंगे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, देखिए अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन है स्टूडेंट्स, अमोनियम आयन, ठीक है, NH4, आप देखिए, और उसकी वैलेंसी क्या है, प्लस साइन है, प्लस। अब ध्यान देंगे, ये वाले जब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लोग कई बार गलती कर देते हैं। MnH4 और प्लस साइन है 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 स्टूडेंट्स, अमोनियम आयन की वैलेंसी 1। क्लोराइड की तो वैलेंसी क्लोराइड पे तो -1 चार्ज होता है, तो इसकी वैलेंसी 1। तो इसको क्रॉस करेंगे स्टूडेंट्स, तो NH4 1 आएगा, लेकिन लिखना नहीं है वो, तो NCl, ठीक है, NH4Cl। अल्युमिनियम हाइड्राइड, अल्युमिनियम
की वैलेंसी 3, हाइड्राइड 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 देखिए ये हाइड्राइड है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, उसकी वैलेंसी 1, इसको क्रॉस करेंगे तो विल गेट AlH3। तो आप देख सकते हैं ये क्रॉस वाला मेथड अच्छा है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत खटखट काम होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम, पोटाशियम इज K विथ वैलेंसी 1। हाइड्रोक्साइड आप ध्यान दें, ये है स्टूडेंट्स हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, तो OH, ठीक है, और उसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी, -1 चार्ज है, तो इसमें आप क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा KOH। तो दिस इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम वैलेंसी ऑफ 2, हाइड्रोक्साइड OH विद वैलेंसी ऑफ 1, इसको क्रॉस करेंगे स्टूडेंट्स तो आप देखें Ca उसके साथ 1, अब OH के साथ 2, अब देखो OH के साथ 2 कैसे लिखते हैं, यहां पे ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने तो गलत हो गया। कैसे लिखेंगे, देखो कैल्शियम के साथ 1, ठीक है, 1 लिखना नहीं है, अब OH के साथ ब्रैकेट लगा के 2 लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के 2 लिखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स यहां पे ब्रैकेट कहां से आ गया, तो ब्रैकेट जो है वो ये वाले आयंस जब इन्वॉल्व होते हैं ना, ये वाले जो आयंस जिनमें मोर देन 1 एटम्स होते हैं, मोर देन 1 एटम्स, 1 एटम, मोर देन 1 एटम, ये वाले आयंस जब होते हैं मोर देन 1 एटम, तब ये ब्रैकेट वाला फंडा होता है, ठीक है। तो OH आयन, इसमें एक से ज्यादा एटम है, 2 एटम है, तो इसके साथ जब 2 लिखना है, इसके साथ जब 2 लिखना है तो ब्रैकेट लगा के 2 लिखना है, ठीक। एक दो और में आप समझ जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम वैलेंसी 2, कार्बोनेट, ये देखिए स्टूडेंट्स कार्बोनेट, दैट इज CO3, और उसकी वैलेंसी कितनी है 2, ठीक है। तो आप देखें क्रॉस अगर आप करोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ये CA2, और ये 2 जो CO3 पे जाएगा वो ब्रैकेट के साथ जाना चाहिए, बट स्टूडेंट्स यहां पे आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए विल गेट CaCO3, तो ये सही होगा यहां पे, ठीक है, यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट बैठा देंगे। अब देखो अमोनियम सल्फेट, ध्यान देना, ये अमोनियम आयन है, NH4 वैलेंसी 1, सल्फेट, ये सल्फेट है, आप देखो सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी है 2। अब देखना स्टूडेंट्स, क्रॉस किया हमने, अब NH4 के साथ 2 जाएगा, NH4 के साथ 2 जाएगा, अब ये 2 कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो इधर वाला आयंस है ना जिसमें एक से ज्यादा एटम है, तो इसके साथ 2 लिखने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, NH4 2 और SO4, 1 तो लिखने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए कोई मतलब ही नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का फंडा आप और क्लियर करेंगे अपन, कुछ और एग्जांपल्स देखिए, आप देखो एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, नाइट्रेट, आप देखिए यहां पे नाइट्रेट NO3 एंड वैलेंसी विल बी 1। अब यहां पे क्रॉस होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम के साथ 1 लिखते नहीं है, और ये 3 इसके साथ जाएगा, 3 इसके साथ कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें एक से ज्यादा एटम है तो इसके लिए ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ता है, NO3 3, तो दिस इज द फॉर्मूला। अमोनियम फॉस्फेट, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अमोनियम आयन, दिस इज NH4, ठीक है, वैलेंसी ऑफ 1, फॉस्फेट, ये देखिए फॉस्फेट PO4 वैलेंसी ऑफ 3। अब इसको क्रॉस करेंगे स्टूडेंट्स तो देखें NH4 के साथ 3 लिखना है, कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के, ठीक है, और फॉस्फेट के साथ तो 1 लिखना है, तो 1 तो लिखना नहीं होता, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। सोडियम हाइड्राइड कहां है स्टूडेंट्स, ये रहा हाइड्राइड, तो उसकी वैलेंसी तो 1 होती है, कोई टेंशन ही नहीं है, क्रॉस करेंगे तो 1 दोनों जगह नहीं लिखेंगे, NaH, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो कुछ और कर लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट, ये ऐसा लग रहा है कि हम पहले कर चुके हैं, पता नहीं, कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम है, सल्फेट, ये सल्फेट है SO4, उसकी वैलेंसी भी 2 है, आप ध्यान दें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टेक्निकली Cl2 और SO4 2, बट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, एक्चुअली फॉर्मूला होगा CaSO4, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कैंसिल करेंगे तो ब्रैकेट बैठा देंगे। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान देंगे, कैल्शियम वैलेंसी 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप देखो ये लंबा नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो आयन होता है इसका लंबा नाम है थोड़ा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट्स, आप देखें 1, आप क्रॉस करोगे तो कैल्शियम के साथ तो 1 आया, लिखना नहीं है, अब 2 इसके साथ कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट लगा के HCO3 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी नाम आपको दिया हो तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आप उसका फॉर्मुला लिख लेंगे, और जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हम ऐसी और बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड नाउ।